हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो आज बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ पहले बात करते हैं। ठीक है, काफी दिन हो गए आपसे बात नहीं करी। बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अगर सही ट्रैक पे अगर चल रहे हैं वो थोड़ा सा डीरेल हो जाएंगे, और फिर डीरेल हो जाएंगे तो दोबारा पटरी पे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर रहे होंगे। क्लास अटेंड करते टाइम आप कॉपी पेन लेके बैठते होंगे और नोट्स बनाते होंगे। कुछ नोट्स अगर रह भी जाते होंगे, ठीक है, तो आप उसे क्लास के एंड में या क्लास के बाद में फिनिश कर लेते होंगे। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप डेफिनेटली उन सारे नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, एंड नोट्स को रिवाइज करने के बाद एक एक क्वेश्चन जो क्लास में करवाया गया उसे पहले खुद सॉल्व करें। पहले कॉपी रिवाइज किया, उसके बाद एक एक क्वेश्चन जो क्लास में सर ने कराया वो खुद सॉल्व किया। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन देखा, आंसर नहीं, खुद सॉल्व किया रिवाइज करने के बाद, और उसके बाद डीपीपी सॉल्व करते होंगे। ये जो टैग है ना बेटा, ठीक है, दैट इज फॉर एन IITian। ठीक है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा अगर आप अनफॉर्चुनेटली क्लास में इर्रेगुलर है। ठीक है, आप मान लीजिए आज जैसे 6th क्लास है, पता चले आज ही कोई बच्चा आए और सीधा 6th क्लास ओपन करके बैठ जाए, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करिए। हम सबके पास, आपके पास, मेरे पास, हर किसी बच्चे के पास, हर किसी इंसान के पास एक व्हाट डू यू कॉल इट, कि एक ऐसा पोटेंशियल होता है जो हम लोगों ने अभी डिस्कवर नहीं किया होता। हम लोग सभी में से बहुत सारे लोग एक ना मीडियोक्रेसी में ही अपनी जो जिंदगी बिता देते हैं। ठीक है, मीडियोकर ही रह जाते हैं पूरी लाइफ। ठीक, मेक श्योर करिए कि अपनी एफर्ट्स जो हो आपकी वो आपके गोल के साथ अलाइंड हो। ठीक है, IITian अगर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, जो मर्जी कह लीजिए। ठीक है, आप कहें कि ये जो रास्ता है 2 साल का ये केक वॉक होगा, नहीं, ये केक वॉक तो नहीं होगा, बहुत आसान तो नहीं होगा। ठीक है, बट हाँ, ये वॉर्थवाइल जरूर होगा। ठीक है, आप में से कई बच्चे जब 2 साल के बाद रिजल्ट आएगा, हो सकता है फर्स्ट जनरेशन IITian हो। फर्स्ट जनरेशन कहने वाला कि पूरे फैमिली में आप पहले IITian हो। ठीक है, या हो सकता है सेकंड और थर्ड जनरेशन भी हो आप में से बहुत सारे। बट वो जो टैग है वो इट रियली 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 वांट टू चेंज योर लाइफ फॉर बेटर। ठीक है, मेक श्योर करिए क्लासेस में रेगुलर रहे, नोट्स जरूर बनाएं, रिवाइज जरूर करें। ठीक है, रिवाइज करने के बाद जितने भी क्वेश्चन सर ने कराए हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ना, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं पहले उन्हें खुद सॉल्व करें, फिर डीपीपी सॉल्व करें और फिर नेक्स्ट क्लास में आए। ठीक, होप सो ये जो चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है, ये आपके एम को बिल्कुल उसी तरह से फोकस रखेंगी जैसे ये अर्जुना ने, है ना, अपने वो उसको सिर्फ वही है ना, मछली की आंख नजर आती थी, तो आपको भी सिर्फ IIT और IIT ही नजर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है यार, NITs भी बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर IIT में ना हो तो NIT में हो जाए। ठीक है, बट मेक श्योर करिए क्लासेस में रेगुलर रहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंडिविजुअली हमें मैसेज करते हैं और बताते हैं, ठीक है, कि सर मैंने कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर रखा है, आपके यहां अगर फीस 4000 रुपीज है तो मैं वहां पर अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 रुपए दे रहा हूं पर साल के। हमसे 30 टाइम्स ज्यादा, 30% नहीं बोला है मैंने, 30 टाइम्स बोला है, 30 गुना ज्यादा पैसे वहां पे दे रहा हूं। ठीक है, और वो आप लोगों से कम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से कम क्लासेस ले रहे हैं, आप लोगों से कम डाउट्स ले रहे हैं और आप लोगों से कम क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक, सो मेक श्योर करिए कि सिस्टम तो बहुत शानदार है, कर्टसी अलक पांडे सर। ठीक है, फॉलो आपको करना है, आप फॉलो करते रहिए, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं बता रहा हूं सिलेक्शन होगा ही होगा, बस कंडीशन यही है
आप उस सिलेक्शन में शामिल हो। हमें ये तो पता है कि अर्जुना जेई के बैच से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, ठीक है। बट वही है सारी की सारी बात, मैं चाहता हूं आप उस रिजल्ट में शामिल हो, ठीक है। उसके लिए आप क्लासेस रेगुलरली लीजिए, ठीक है। एक और बात, जब भी आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, मेक श्योर करिए कि जैसे आज सेकंड चैप्टर चल रहा है तो फर्स्ट चैप्टर आपसे बहुत ज्यादा दूर ना हो, यानी कि फर्स्ट चैप्टर को आप कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए। रिवीजन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम टेबल निकालिए अपनी डेली लाइफ में, लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट्स, अगर आप डेली निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं तो जो वीकेंड्स होते हैं या जिस दिन लाइक केमिस्ट्री की क्लास नहीं होती तो उस दिन केमिस्ट्री का कुछ पुराना पिछले चैप्टर का रिवाइज कर लिया, फिजिक्स की क्लास नहीं होती तो फिजिक्स का कुछ पुराना रिवाइज कर लिया, या आप वीकेंड्स या रोज भी कुछ टाइम शेड्यूल आप रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। पुराने चैप्टर जो बीत जाएंगे वही आपकी सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है। क्योंकि जो करंट चैप्टर चल रहा होता है ना, अगर बच्चा क्लासेस ले रहा है, रिवाइज कर रहा है, तो उसका वो अच्छा होता ही होता है, वो सबका ही अच्छा होता है। बट जो पुराने चैप्टर बीत गए हैं वो उन्हीं के अच्छे होते हैं जो उनको रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब और ज्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। आज इसको पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ इसके डेरिवेशंस कराने हैं वो कराएंगे, फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप देख रहे हैं हम अपनी तरफ से कोई भी कमी पेशी नहीं छोड़ रहे हैं। और ये हो सकता है कि कोई बच्चा इस क्लास को अटेंड ही ना करे, ठीक है, तो वो तो अलग बात है भाई फिर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट कर रहे हैं जी। बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल बेस किसके ऊपर था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। सर ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने यह बताया था कि रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर होता है। तो इसने भी क्या माना था कि बोर ने भी क्या माना था? जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, ओ सॉरी, जी, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन सबका भी क्या होगा? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब मैं सेकंड चैप्टर में ही कम से कम 10 बार बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। और ये किसको फॉलो कर रहा था? क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स। जितने भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 11th में, ठीक है, अभी जैसे स्टार्ट हो जाएगी मैकेनिक्स, आपका वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, वो सारी की सारी इन पे भी फॉलो होती है अकॉर्डिंग टू बोर। अकॉर्डिंग टू बोर, ये बात सच है कि नहीं वो अलग बात है, ठीक है। बट बोर ने तो यही बोला था कि ये सारे लॉज ऑफ फिजिक्स को, न्यूटन्स लॉज वगैरह को फॉलो करता है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के? सबसे पहली बात उसने क्या बोला था? इस एटम के अंदर, आई मीन बोर्स एटॉमिक मॉडल कहता था बोर के एटम, सॉरी ठीक है, हाँ, एटम के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होंगी, कौन कौन सी? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जैसे ये बना लेते हैं, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो न्यूट्रल होंगे और जो प्रोटॉन्स होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक। एक और बात इसने बोली थी कि जो बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया था, बोर्स एटॉमिक मॉडल is applicable for hydrogen and hydrogen
लाइक एटम। हाइड्रोजन का मतलब पता है ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। और हाइड्रोजन लाइक एटम, कल की क्लास अगर आपने अटेंड करी है तो बहुत सारे हाइड्रोजन लाइक एटम पढ़े थे। He पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, उन सबके पास भी क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन था। यानी कि जो बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया है वो सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एप्लीकेबल है, जिस एटम के अंदर कितने होंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ओनली। अगर 2 होंगे, 3 होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे पर एटम, तो उसके लिए बोर एटॉमिक मॉडल वैलिड नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो न्यूक्लियस के बारे में बात हुई, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये गलती से रिमूविंग लिख दिया गया है लिखना था रिवॉल्विंग। मैं ठीक कर देता हूं बेटा, टाइपिंग करते हुए एरर हो गया होगा, कोई बात नहीं, गलती सबसे हो सकती है जी, आपसे हो सकती है, हमसे हो सकती है, जिन्होंने टाइप किया उनसे हो सकती है। क्या, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सेम वे एज प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन। जैसे सन के आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के आसपास सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। मैं मतलब समझाता हूं, सबसे पहले शुरू करते हैं। ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। इसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे ऐसे, ऐसे। ठीक है, और यहां पर क्या कर रहे होंगे, ये न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। हालांकि यहां पर तो सिर्फ वही एक ही इलेक्ट्रॉन बनाना था, क्योंकि ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एप्लीकेबल है, बट मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, क्या आपको पता है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है? यस सर। किसके कारण बेटा? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी कारण न्यूक्लियस पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यस सर। एक पे नेगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए, अट्रैक्ट करने चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, और होते 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 ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए और इसके ऊपर आके गिर जाना चाहिए। ठीक है, क्या आपको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजर आ रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में? यस सर। दो चार्जेस हैं न्यूक्लियस पे, चार्ज किसके कारण है, प्रोटॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन पता ही है चार्ज है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज किसके कारण है, प्रोटॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसके कारण है, वो तो इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, तो दोनों पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। बट ये अट्रैक्ट हो तो नहीं रहे, कहने का मतलब है कि अपने ही सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता जा रहा है, रिवॉल्व करता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर लग रही है, ऐसी ही एक सेम फोर्स लग रही होगी बाहर। देखो ये न्यूक्लियस है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, क्या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? यस सर। बट क्या इलेक्ट्रॉन इसके पास जा पा रहा है? नहीं। ठीक है, इसका मतलब जितनी फोर्स इधर इसको खींच रही है, कोई ऐसी फोर्स भी होगी जो इसके ऑपोजिट लग रही होगी। ठीक है, ऑपोजिट एंड पे। ठीक है, तो वो दोनों फोर्सेस क्या होंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, वो ऑपोजिट फोर्स के बराबर होगी। कौन सी फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो इसका एक और नाम है जो हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सर ये क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स? 9th-10th में पढ़ के आए होंगे, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो मैं याद दिलवा देता हूं आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, पता चल जाएगा उसी से। आप एक धागे से एक कोई छोटा सा पत्थर बांध दीजिए, ठीक है,
और उस धागे के एक एंड से उस पत्थर को ऐसे घुमाइए उसे, ठीक है। क्या आपको पता है अगर गलती से धागे से वो पत्थर निकल जाए, ठीक है, तो वो बाहर की तरफ जाता है ना, है ना। तो उसी को फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स। थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, मैं एक बार और समझा देता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जब भी कोई सर्कुल, ये बना लेते हैं एक बार ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, बन जाएगा तो। दिस इज न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। क्या दोनों की एक दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? यस सर। इसको लिख रहा हूं मैं FOA। FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, इसी के ऑपोजिट एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही होगी, और दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। एक अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, एक फोर्स कहां पर लग रही होगी, बाहर की तरफ, ठीक है, जो इसको सर्कुलर मोशन में हेल्प करेगी। उसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल कह लो, सेंट्रीफ्यूगल कह लो, केमिस्ट्री में दोनों सेम है, फिजिक्स में उनका मतलब थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। एक अंदर की तरफ होती है, एक बाहर की तरफ होती है, ठीक है सर। क्या आपको ये देख के कुछ याद आया? ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। यस सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी होती है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बताऊं कैसे? जैसे ये देखो, एक चार्ज है मान लो Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, ठीक। तो पता है इनके बीच की फोर्स को कैसे लिखा जाता था? यस सर, इसी चैप्टर में हमने पढ़ाया, ठीक है। टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब देखो, मान लीजिए आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो उसने रिवाइज ही ना किया हो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, तो उसको तो लगेगा सब सर नई नई चीजें बता रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब बेटा वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, हमने पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, आज दूसरी बार बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। पुराना रिवाइज नहीं करेंगे, अगले वालों में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सो F किसके बराबर होगा? दैट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सर क्या K क्या होता था? पहले सब कुछ बता चुका हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, MKS में, या 1 होती है किसमें? CGS में। ये वैल्यू किसमें? MKS में, और K की वैल्यू 1 होती है CGS में। सर Q1 क्या है? दैट इज चार्ज ऑन वन पार्टिकल। सब लिखा हुआ है जी आपकी कॉपी में, ठीक है, बस ऐसे ही दोबारा लिख रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि कोई रिवाइज ना किया हो तो उसको समझ आ जाए बच्चे को, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। Q2 क्या है? चार्ज ऑन सेकेंड पार्टिकल। R क्या है? दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। क्या आपको पता है यहां पर ये जो दो चार्ज है, ये वाला और ये वाला, जो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कौन कौन है? सर एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगले पेज पे लिख रहा हूं, तो ये रहा एक चार्ज Q1, दैट इज न्यूक्लियस बेटा। ये रहा दूसरा चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन बेटा। क्या आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम E से लिख सकते हैं? यस सर। वैल्यू कितनी होती है वैसे उसकी? वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन का लिखना है तो यहां पर माइनस साइन लगा देना,
ठीक, ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर प्रोटॉन का लिखना है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा देना। सो ई का मतलब है चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दे डिफर इन साइन ओनली, है ना, वैल्यू यही होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अगर प्रोटॉन के लिए लिखना है तो साइन पॉजिटिव आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है तो यहां पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -1.6 × 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। तो Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। Q1 न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस पर चार्ज है किसके कारण? सर प्रोटॉन के कारण। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है सर? E। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं सर? दैट इज एटॉमिक नंबर, Z, है ना। अरे एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ही क्या थी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। E क्या है? चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या टोटल चार्ज पता चल गया न्यूक्लियस पे? न्यूक्लियस पे चार्ज किसके कारण है? टोटल प्रोटॉन्स के कारण, दैट इज प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, ठीक है। Z का मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, जिस भी एटम के बारे में आपने जिसका न्यूक्लियस लिया है। हाइड्रोजन का होगा तो ये Z1 हो जाएगा, हीलियम पॉजिटिव आयन होगा, Z2 हो जाएगा, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन होगा, Z3 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या जो फोर्स आई, क्या K Q1 Q2 बाय R², क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? F Q1 की जगह ZE Q2 इंटू E बाय R², क्या यही हो जाएगा? K Z E² बाय R²। बेटा ये सारा का सारा ऑलरेडी रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में हम लोगों ने किया हुआ था, ठीक है। बस फर्क थोड़ा सा वहां पर क्या था, ये न्यूक्लियस था और ये अल्फा पार्टिकल था। यहां पर क्या है? ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, बस इतना ही फर्क है जी, बाकी सब कुछ क्या है? सेम, ठीक है। थोड़ा सा पीछे से एक चीज दिखाता हूं, ये रहा, कहां गया, कहां गया, ये रहा, ठीक। क्या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी अभी निकाली हम लोगों ने? यस सर, K Z E² बाय R²। सेंट्रीपिटल फोर्स कह लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह लो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज mv² बाय R। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और r तो आपको पता ही है, वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो क्या होगा? डिस्टेंस होगा, ठीक। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, इसको कैसे डिराइव किया? ये केमिस्ट्री में इसका डेरिवेशन नहीं है, एटलीस्ट इसका केमिस्ट्री में डेरिवेशन नहीं है, बट आप लोग 11th में फिजिक्स में पढ़ोगे, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है उस बारे में। चलो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। फॉर्मूला दोनों का सेम ही होता है, सेंट्रीपिटल हो सेंट्रीफ्यूगल हो। आगे बढ़ते, ठीक है। किसी साइंटिस्ट ने बोर्ड से आके पूछा कि एक बात बता भाई, ये देख, ये मान लिया न्यूक्लियस है, ठीक, थोड़ा छोटा बना दिया, बड़ा बना देते, लो ये मान लिया न्यूक्लियस है, इसके आसपास तूने बोला ना कि सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, तो भाई इसके आसपास, इस न्यूक्लियस के आसपास तो ऐसे सैकड़ों ऑर्बिट्स हो सकते, ऐसे सैकड़ों ऑर्बिट्स हो सकते। तो क्या रुक जा, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे सैकड़ों ऑर्बिट्स हो सकते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन हर एक में रिवॉल्व कर रहा होगा? ठीक है, जैसे बीच में हमने सेंटर में क्या बना दिया, ये बना दिया बेटा न्यूक्लियस,
इसके आसपास ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं। मैंने तो तीन ही बनाने, चार बनाए हैं, येलो से, एक ब्लू से, एक ऑरेंज से और एक व्हाइट से। क्या हर एक में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा? ठीक है, तो बोर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी में रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी में रिवॉल्व करेगा जहां पर ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली ऑन दोस ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। आपने कोई इलेक्ट्रॉन पकड़ा और उसको इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाया, ठीक है, उसका एंगुलर मोमेंटम की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। यस सर एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? चलो एंगुलर मोमेंटम का पहले फॉर्मूला बता देते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम। तो पता है ना, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जिसे आप बोलते हैं, इनटू आर। आर क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? आर। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा होता तो न्यूक्लियस का यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता? आर। ठीक है, एम क्या है? मास हो गया। वी क्या है? वेलोसिटी हो गई। ठीक है, और आर आपको पता ही है रेडियस होगा। ध्यान से सुनना, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की जो भी वैल्यू आएगी इस सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, वो पता किसके बराबर होनी चाहिए? ये जो एंगुलर मोमेंटम आया है वो पता किसके बराबर होना चाहिए? h/2π। h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 2 पता ही है, पाई पता ही है। ठीक है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इंटीग्रल मतलब कि n की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, ऐसी वैल्यू हो सकती है। n की वैल्यू 1.7 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 2.8 नहीं हो सकती। अगर इंटीजर है तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π का मल्टीपल आई, लाइक 1h/2π आई तो रिवॉल्व करेगा, 2h/2π आई रिवॉल्व करेगा, 3h/2π आई रिवॉल्व करेगा, 4h/2π आई रिवॉल्व करेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस को मल्टीप्लाई करो, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, जहां पर n की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर ऐसा आया तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। ठीक, मान एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ पाएगा। जैसे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन विल नॉट revolve? Answer: if value of angular momentum is equal to, पहला, पहला है h/2π, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये आई। दूसरे में आई h/π, तीसरे में आई 1.5h/π, चौथे में आई 3.7h/π। इन चारों में से इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व नहीं करेगा? क्या अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बेटा mvr किसके बराबर आना चाहिए? nh/2π, जहां पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई इंटीजर, या 1 या 2 या 3 या 4 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या पहला देखो जरा, क्या पहले में फिट हो रहा है ये? हाँ सर, यहां पर अगर n की जगह 1 रख दो
अगर आप n की जगह 1 रख दो तो ये बन जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेगा, है ना। n की जगह वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू कैसे बन सकती है, अगर मैं n की जगह यहां पर 2 रख दूं, अगर मैं n की जगह यहां पर 2 रख दूं, ऊपर भी 2 बेटा नीचे भी 2, ये देखो 2 h अपॉन 2 पाई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं h अपॉन पाई, हाँ सर लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आई 2, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, ये आया 1.5h अपॉन पाई, क्या बेटा 1.5h अपॉन पाई को ऐसे लिख सकते हैं 3h अपॉन 2 पाई, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या ये NH अपॉन 2 पाई से कंपैरिजन करो तो क्या n की जगह पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता है, इंटीजर की वैल्यू है। इसके बारे में बात करते हैं 3.7 h अपॉन पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.4 h अपॉन 2 पाई, इसका कंपैरिजन करो NH अपॉन 2 पाई से, NH अपॉन 2 पाई किसके बराबर आ गया 7.4 h अपॉन 2 पाई, क्या n की जगह 7.4 आया, यस सर। क्या 7.4 कोई इंटीजर है, नो सर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें रिवॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसमें भी रिवॉल्व कर सकता है, इसमें भी रिवॉल्व कर सकता है, इसमें भी रिवॉल्व कर सकता है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो पॉस्टुलेट था, लिख लीजिएगा जो मैं लाइन बोल रहा हूं MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, इसका मैथमेटिकल प्रूफ बोर नहीं दे पाया था। किसने दिया था, डी ब्रॉगली ने दिया था। कैसे दिया था वो एक बात की बात है, बट यहां पर आप लिख लेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ आई एम सॉरी ऑफ एंगुलर मोमेंटम is equal to NH upon 2 pi is not given by Bohr. Mathematical proof of angular momentum is not equal to NH upon 2 pi is not given by Bohr. ठीक है, ये बोर नहीं दे पाया था, बस बता के चला गया था। मैथमेटिकल प्रूफ किसी और ने दिया था, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट हैज डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया होगा, इसको लेमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। क्या, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहे पहली शेल। पहली शेल समझ रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, ये रही सेकंड शेल, ये रही ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से ही देख लेते हैं, नहीं तो मैं हाथ से बना लेता हूं, कौन सी बड़ी बात है। थर्ड शेल, अगर इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड ऑर्बिट मतलब सेकंड शेल, थर्ड ऑर्बिट मतलब थर्ड शेल, फोर्थ ऑर्बिट फोर्थ शेल। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होगी। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, ना वो एनर्जी लूज करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा। यही लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं इसको लेमन लैंग्वेज में लिख देता हूं। क्या, whenever electron is present in its own orbit, अपनी ही शेल में प्रेजेंट है, it has की जगह बेटर ये लगे, चलो it has ही लिख देते, it has constant एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब बाकियों से अलग होगी, लाइक
जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है उसकी एनर्जी अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होता, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होता है, ठीक है, तो उससे अलग होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में होगा तो उससे अलग होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट शेल में है वो कांस्टेंट भी है और डिफरेंट भी है, सेकंड शेल में है कांस्टेंट भी है डिफरेंट भी है। अगर वही इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट भी है डिफरेंट भी है। एंड समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, मतलब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ energy in the form of radiation can only occur when an electron jumps from one stationary orbit to another। यही पीछे मैंने एक्सप्लेन किया, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर किसी शेल में चला जाएगा, ठीक, जिसे आप एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। या अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज कर दी तो वो लूज करके नीचे किसी भी शेल में आ सकता है, नीचे वाली शेल में या जहां से गया था वहां पर भी आ सकता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में है उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। अब वो एनर्जी चेंज कैसे आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहीं ऊपर चला जाए या एनर्जी एमिट करके नीचे आ जाए। या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहां चला जाए, ऊपर, या एनर्जी एमिट करके क्या आ जाए, नीचे। एनर्जी चेंज तभी होगा, अदरवाइज एनर्जी चेंज नहीं होगा, ठीक। अपने शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं क्योंकि मैं समझाने ही जा रहा हूं दोबारा, तो सब समझा देता हूं। एनर्जी चेंज will occur if electron loses or gains energy, ठीक है। इसी को नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर एमिशन, सर क्या मतलब है एमिशन का मतलब, एमिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एमिट कर दी, ठीक है, रेडिएट कर दी, लूज कर दी, ठीक है। रेडिएट एनर्जी और लूज एनर्जी। अगर ऐसा कर देगा तो इलेक्ट्रॉन हायर शेल से, कल बताया था ना, एक्साइटेड स्टेट से नीचे आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर देन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल। किसी ऊपर वाली शेल से किसी नीचे वाली शेल में आ जाएगा। हायर शेल को हम लोगों ने कल भी ऐसे ही लिखा था वैसे तो, बट फिर आज भी बता देते हैं, N2 से लिखूंगा। लोअर शेल को N1 से लिखूंगा। अगर कल की क्लास आपने अटेंड करी हो, N2 का मतलब होता था इलेक्ट्रॉन जिस शेल से आ रहा है, N1 इलेक्ट्रॉन जिस शेल में आ रहा है, वही लिखा है दोबारा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो क्या चेंज इन एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं, E N2 माइनस E N1। N2 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हायर शेल से, जहां से आ रहा है, एनर्जी ऑफ, यहां N2 का मतलब लिख रहे हैं हम तो, En2 का मतलब थोड़ा लिख रहे हैं, N2 का मतलब लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग फ्रॉम विच शेल, जिस शेल से आ रहा है। सर ये तो N2 का मतलब हुआ, En2 का मतलब क्या हुआ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2 शेल, ठीक। N1 का मतलब जिस शेल में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग टू विच शेल। सर ये तो N1 का मतलब हुआ, En1 का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी N1 शेल में, En2 का मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी N2 शेल में, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, En2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2 शेल। N2 शेल मतलब जहां से आ रहा है,
En1 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N1 शेल, ठीक है। से डेल्टा ई का मतलब क्या होगा? चेंज इन एनर्जी। भाई ऊपर से नीचे आया है तो कुछ एनर्जी लूज करी है ना, यही वाली वो एनर्जी है जो उसने क्या करी है, लूज करी है। सर पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया एनर्जी चेंज नहीं, आप हमें बताओ जैसे जैसे इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं, एग्जांपल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि क्वेश्चन के लिए तो आपको En2 En1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो अभी हमने सिखाई नहीं है, वो भी आज ही सिखाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बट अभी तो एग्जांपल के लिए, इफ इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम फिफ्थ शेल टू सेकंड शेल, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कहां से आया है बेटा, फिफ्थ शेल से सेकंड शेल में आया, ठीक है। देन फाइंड चेंज इन एनर्जी। आप चेंज इन एनर्जी भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि बताओ कितनी एनर्जी रेडिएट हुई है या लॉस हुई है या एमिट हुई है। रेडिएट होना, लॉस होना, एमिट होना, सबका मतलब क्या है, सेम, ठीक है। तो एंड ये पहला पार्ट था। दूसरा, वेवलेंथ बताओ, जो भी लाइट निकलेगी, जो भी एनर्जी निकलेगी, उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी उस रेडिएशन की। वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड। कोई पूछ ले, नहीं, फ्रीक्वेंसी बताओ, जो भी वो रेडिएशन निकली है उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। लाइट एमिटेड या रेडिएशन एमिटेड एक ही बात है। कोई पूछ ले, नहीं जी, वेव नंबर बताओ। ऑफ लाइट एमिटेड। नेक्स्ट पेज पे बेटा इसको एग्जांपल को समझते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, फिफ्थ शेल से सेकंड शेल में आ रहा है। क्या डेल्टा ई का फॉर्मूला यही था, En2 माइनस En1। N2 वो शेल जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि N2 की वैल्यू 5 है। N1 वो शेल जिस में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 5 से सेकंड में आ रहा है, तो N1 कितना हो जाएगा, 2। तो डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगा, E5 E2, दैट इज E5 माइनस E2। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिफ्थ शेल में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकंड शेल में, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है सर। बस आपको ये वैल्यू पता हो, जो कि आज ही सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं सर। ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट हमसे पूछा था वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड। क्या हम सबको एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन पता है? यस सर, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ये लो, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। वही जो लाइट एमिट हुई है वो कितनी एमिट हुई है, उसकी ने इतनी एनर्जी दी है, यानी कि hc बाय लैम्डा। क्या इसकी वैल्यू हमारे यहां से आ चुकी है फर्स्ट पार्ट से? यस सर। क्या hc की वैल्यू, बहुत बार हमारी बात हो चुकी है कि hc की वैल्यू SI यूनिट्स में अप्रोक्सीमेटली हम लोग इतनी रख सकते हैं, SI यूनिट्स में, इन SI यूनिट्स में, ठीक है। ये पता है, ये पता है। क्या हमें वेवलेंथ पता चल गई? सर ऐसा भी तो हो सकता है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हमसे, फ्रीक्वेंसी पूछा है। क्या डेल्टा ई, सबको याद है C किसके बराबर होता था, न्यू लैम्डा, यानी कि न्यू किसके बराबर आ जाएगा, C बाय लैम्डा। तो जहां पर C बाय लैम्डा लिखा हुआ है वहां पर h न्यू लिख सकते हैं। यस सर, ये पहले पार्ट से आ चुका है। h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। तो क्या फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है सर। सर फोर्थ पार्ट में उसने वेव नंबर पूछा हुआ है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू HC, लैम्डा होता है ना, क्या आपको पता है 1 बाय लैम्डा ही वेव नंबर होता है? यस सर। तो लो जी, ये भी आ चुका है, ठीक है। डेल्टा ई फर्स्ट पार्ट से आ चुका है, HC की वैल्यू पता ही लिखी हुई है, वेव नंबर निकाल लेंगे। या ऐसा भी कर सकते हो, सेकंड पार्ट से वेवलेंथ आया था ना, उसका रेसिप्रोकल कर देना, उसका रेसिप्रोकल कर देना, तब भी आ जाएगा वेव नंबर। वो देख लेना जो जिस तरीके से भी आपको करना है। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ समझा दिया गया है, बस एक चीज की वैल्यू रह गई कि ये कैसे करना, ये कैसे करना, बाकी तो सब कैलकुलेशन है, ठीक है।
सर अभी तक तो आपने पता क्या बात करी कि इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में था, वहां से एनर्जी लूज करी और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करके क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक, अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है, अपनी शेल में था, एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर चला जाए, तब कैसे लिखा जाएगा, चेंज इन एनर्जी। इफ इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब जिस शेल में उसे होना चाहिए, फर्स्ट में, सेकंड में, जहां पे भी फर्स्ट में ही होना चाहिए। सर क्यों फर्स्ट में क्यों होना चाहिए, हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। यस सर, बोर मॉडल ऑफ एटम एक इलेक्ट्रॉन के एटम के लिए एप्लीकेबल होता है। यस सर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, हमेशा फर्स्ट शेल में होता है, इसी कारण ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट शेल है यहां पे। इफ इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, उसको आपने गर्म कर दिया, गर्म करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन एंड मूव्स टू हायर शेल। ठीक, क्या तब भी कोई चेंज इन एनर्जी आएगा? हाँ भाई, अब की बार उसने एनर्जी क्या करी है, एब्जॉर्ब करी है। सर उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा En2 माइनस En1। सर अब N2 और N1 का मतलब क्या होगा, N2 जिस शेल में जा रहा है, जिस शेल में जा रहा है, ठीक है, ये दिस इज N2, N1 जिस शेल से जा रहा है, जिस शेल से जा रहा है, ठीक है, तो फिर भाई डेल्टा ई किसके बराबर, ये तो निकाल लेंगे। मान लो इलेक्ट्रॉन गया फर्स्ट शेल से सिक्स्थ शेल में, फर्स्ट शेल से सिक्स्थ शेल में, ये E1 हो जाएगा, ये E6 हो जाएगा, E6 माइनस E1। क्या अगर आपको एनर्जी चेंज पता चल गया, क्या आप वहां से वेवलेंथ निकाल सकते हो, क्या आप वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड, वेव नंबर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, क्या सब कुछ कर सकते हैं जैसा हमने पिछले वाले में किया। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, और बात करते, अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग चीजों को डिराइव करेंगे। अलग अलग चीजों का मतलब क्या, पहले तो वही बता दें कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, उसे बोलते हैं रेडियस, है ना। फर्स्ट शेल का रेडियस, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो फर्स्ट शेल का रेडियस, अगर वही इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो सेकंड शेल का रेडियस, अगर वही इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी, दैट इज थर्ड शेल का रेडियस। ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका डेरिवेशन भी, इसके न्यूमेरिकल भी, दोनों के दोनों हमें करने हैं। स्टार्ट करते हैं जी। लिखिए बोर्स रेडियस। सर बोर्स रेडियस का क्या मतलब है, वही है, दैट इज आर एन। सर आर एन का मतलब क्या, यहां लिख देते हैं, रेडियस ऑफ शेल। शेल कह लो, ऑर्बिट कह लो, बात क्या है सेम। फर्स्ट शेल फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड शेल सेकंड ऑर्बिट, थर्ड शेल थर्ड ऑर्बिट, जिसे आज की डेट में हम लोग शेल बोलते हैं, बोर ने उसका नाम ऑर्बिट रखा था, बस इतना फर्क है। ठीक है, रेडियस ऑफ शेल, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन nth शेल। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ है, मतलब बता देते हैं। अगर मैं R1 लिख दूं यहां पे, R1 का मतलब है, ठीक है, दैट इज रेडियस जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में। R2 का क्या मतलब है, रेडियस न्यूक्लियस से लेके शेल तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है। R3 क्या मतलब है, रेडियस, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में। ठीक, समझ आ गया मेरे ख्याल से Rn का मतलब। ठीक है सर, पहले सबसे पहले इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन स्कूल के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्कूल में तो नहीं, हाँ कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। गलती से मैंने स्कूल बोल दिया, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन कर रहे हैं, अगले पेज पे कर रहा हूं। डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ शेल, भाई nth शेल कह लो Rn। डेरिवेशन के लिए मैं उन्हीं चीजों की हेल्प लूंगा
जो अभी अभी हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे। जैसे क्या अभी एक ऐसा पोस्टुलेट पढ़ा था आप लोगों ने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, क्या वो ऐसे लिखी गई थी, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या वो ऐसे लिखा गया था? यस सर। क्या मैं इस आर को आर एन बोल सकता हूं? हाँ सर बोल सकते हो, क्योंकि आर एन का वही, आर का मतलब भी रेडियस था, आर एन का मतलब भी रेडियस है। फर्क कितना है, आर एन लिखने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है पता चले फर्स्ट शेल में होगा तो फर्स्ट शेल का रेडियस, सेकंड शेल में होगा तो सेकंड शेल का रेडियस, थर्ड शेल में होगा थर्ड शेल का रेडियस। ठीक है सर। क्या एक आर एन से एक आर एन कैंसल आउट हो गया? यस सर। तो के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। यस सर। क्या मैं यहां से वी स्क्वायर को ऐसे रख सकता हूं, के जेड ई स्क्वायर बाय एम? यस सर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। ऐसे ही क्या बेटा आज ही हम लोगों ने एक और डेरिवेशन भी पढ़ा था। ठीक है, एक और पोस्टुलेट पढ़ा था, सॉरी, दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एम का मतलब मास है, वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर का मतलब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एन शेल नंबर है, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है। क्या मैं इस आर को आर एन लिख दूं? भाई अगर एन 1 होगा तो रेडियस भी फर्स्ट शेल का होगा, एन 2 होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो रेडियस भी सेकंड शेल का होगा। सिमिलरली क्या इसे वी एन लिख दूं? सर वी एन कहने का मतलब भाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ये। हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये फर्स्ट शेल में होगी कुछ और होगी, सेकंड शेल में होगी कुछ और होगी, थर्ड शेल में होगी कुछ और होगी, तो सर यहां पर भी एम वी एन लिख लो। हाँ लिख लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी एन का मतलब है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट शेल में, तो वी वन हो जाएगा, सेकंड शेल में वी टू हो जाएगा, थर्ड शेल में वी थ्री हो जाएगा। भाई अलग अलग शेल में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगी। आज हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ठीक है। यहां से भी क्या मैं वी एन निकाल सकता हूं? हाँ सर निकाल लो। वी एन किसके बराबर आ गया? एन एच बाय 2 पाई, एम उधर चला जाएगा, आर एन उधर चला जाएगा, चला गया सर। क्या बेटा मैं इसको सेकंड इक्वेशन मान सकता हूं? यस सर। क्या फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं? लिख लो। इधर से वी एन स्क्वायर की वैल्यू, वी एन स्क्वायर की वैल्यू, यहां पर एम और आर एन नहीं लिखा ना, हाँ सॉरी आर एन नहीं लिखा, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हाँ आर एन नहीं लिखा यहां पे, अब लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्या वी एन स्क्वायर की वैल्यू ये लिख ली, सिमिलरली वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू वी एन स्क्वायर। सर यहां पर तो वी एन दे रखा है, यहां पर तो वी एन दे रखा है, अरे भैया इसका स्क्वायर कर लो। लो स्क्वायर क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है? 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर। ठीक है सर। क्या एक आर एन से एक आर एन कैंसल आउट हो जाएगा? यस सर। क्या एक एम से एक एम भी कैंसल आउट हो जाएगा? यस सर। क्या यहां एक आर एन बच गया? यस सर। उसको इधर ले आइए, ले आए। क्या इधर के जेड ई स्क्वायर था, उसको उधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं जिसे। ऊपर क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर। बेटा ये जो लिखा है ना मैंने, मैं इसी को नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। देखिए बेटा उसी को लिख रहे हैं। आर एन इज इक्वल टू क्या था? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर।
चेक कर लीजिए क्या यही लिखा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है सर, ये देखिए क्या मैं यहां पे जो z लिखा था क्या उसको यहां पे लिख सकते हैं? हाँ सर लिख लो, डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में लिख लिया। क्या जो यहां पर एन स्क्वायर लिखा हुआ है क्या उसको यहां पर एंड में साइड में कहीं लिख सकते हैं? यस सर, न्यूमिनेटर में था, न्यूमिनेटर में लिख लिया। बट आपने ऐसा क्यों किया? ठीक है, वो मेन रीजन है। मेन रीजन क्या है ये देखिए जरा ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन, क्या ये जो हिस्सा है एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम और साथ में ई स्क्वायर भी यहीं पर आएगा, यानी कि ई स्क्वायर यहां से हटा देता हूं, क्या ये हिस्सा कांस्टेंट है? जैसे एच प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, के कांस्टेंट होता है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट होता है, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, है ना। एन और जेड की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि एन शेल नंबर है, हो सकता है एन शेल नंबर फर्स्ट हो तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड हो एन 2 हो जाएगा, थर्ड हो एन 3 हो जाएगा। जेड एटॉमिक नंबर होगा, अगर यही हाइड्रोजन एटम के लिए देख रहे होते तो जेड की वैल्यू 1 होती, He पॉजिटिव के लिए देख रहे होते जेड की वैल्यू 2 होती, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए देख रहे होते जेड की वैल्यू 3 होती। यानी कि ये तो वेरिएबल्स है और ये क्या है? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। हाँ सर होगी कुछ ना कुछ वैल्यू, वो वैल्यू एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट बोलते हैं उस वैल्यू को, और वो वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। ए नॉट को ही हम लोग बोर रेडियस भी बोलते हैं। ध्यान से देखो, क्या इसी आर एन को ऐसे लिखा जा सकता है? ए नॉट इंटू क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर बाय जेड। यही फॉर्मूला है, इसी को नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। क्या लिखा था? आर एन इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। यही फॉर्मूला है रेडियस ऑफ द शेल फाइंड आउट करने का। ठीक है, आर एन का मतलब रेडियस ऑफ शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ए नॉट की वैल्यू रखना चाहो रख सकते हो आप, अभी अभी पीछे बताया था कितनी होगी? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। 0.529 एंगस्ट्रॉम था, एंगस्ट्रॉम को लास्ट में लिख देंगे। एंगस्ट्रॉम को मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं कितना होता है? 10 रेज टू पावर -10 मीटर। ठीक, तो ये हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, एक आध कोई आसान सा क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं, जैसे फाइंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन। बेटा लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ये रहा लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, इसके सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आपको ये रेडियस बताना है, ये रेडियस बताना है। ठीक है सर, बता देंगे। क्या आर एन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है? यस सर, दैट इज ए नॉट। ए नॉट लिखना है, ए नॉट लिख लो, 0.529 एंगस्ट्रॉम लिखना है, 0.529 एंगस्ट्रॉम लिख लो इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। क्या ए नॉट की वैल्यू हम सबको पता है 0.529 एंगस्ट्रॉम है? यस सर, अभी आपने 5 सेकंड पहले बताई भी। क्या एन की वैल्यू कौन सी शेल में है इलेक्ट्रॉन? कौन सी शेल में? सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट कह लो, सेकंड शेल कह लो, बहुत बार बताया, 2 होगा। जेड एटॉमिक नंबर होता है, हम सबको पता है, लिथियम हो या लिथियम 2 पॉजिटिव हो, हमेशा एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है। कितना हो जाएगा? 3। बस रखो वैल्यू यहां पे, आर एन 0.529 एन का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। जेड 3 है, एंगस्ट्रॉम। क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं? 4/3, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, इंटू 0.5
529 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया रेडियस किसका, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन का, रेडियस लिथियम 2 पॉजिटिव आयन का, ये रहा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा Rn, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। ये लिखा Rn A नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। मैं फाइंड आउट कर रहा हूं RH। सर ये RH का मतलब क्या है, पहले ये बताइए। ये है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। सारी चीजों का मतलब बता देता हूं मैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के बारे में बात हो रही है। ग्राउंड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही होगा, ठीक है सर। क्या आपको पता है RH के लिए Z हमेशा 1 ही रहेगा? हां सर, जब आपने बोल ही दिया कि हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है तो हाइड्रोजन का Z तो क्या होता है 1। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है यानी कि फर्स्ट शेल में है, तो N भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो RH का फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, A नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। N भी 1 है, Z भी 1 है, क्या ये A नॉट ही आ गया? क्या ये 0.529 एंगस्ट्रॉम ही आ गया? क्योंकि A नॉट की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम ही होती है। तो क्या जहां पर A नॉट लिखा जाएगा, क्या मैं वहां पर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख सकता हूं? यस सर। तो Rn किसके बराबर आ गया, A नॉट की जगह रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। सर इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, आपने रिलेशन तो डिराइव कर दिया है, बट इसका मतलब क्या हो गया, मतलब बता दीजिए। मतलब ये है कि अगर कभी भी आपको रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम फाइंड आउट करना हो, जितना हाइड्रोजन का आया था, जितना हाइड्रोजन का आया था उसको एन स्क्वायर बाय जेड से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जितना हाइड्रोजन का आया था उसको एन स्क्वायर बाय जेड से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपको रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम का पता चल जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर, फाइंड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव आयन। क्या इतना तो पता चल गया? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम का फाइंड आउट करना है। हां सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उसका फॉर्मूला वही होगा जो रेडियस हाइड्रोजन का आएगा, मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। एन कितना होगा, शेल नंबर कितना है, थर्ड। हीलियम पॉजिटिव आयन के बारे में बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2। तो क्या हो जाएगा, आर He पॉजिटिव, RH की वैल्यू कितनी थी, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर दैट इज 9, Z2, Z कितना, 2, ठीक है। तो बस इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या डिराइव करना है हम लोगों को, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मुझे लग रहा है हमें आज का प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लास को अप्रोक्सीमेटली 1 आवर से ऊपर का टाइम हो चुका है, अप्रोक्सीमेट देखें, और अभी हम डेरिवेशंस वगैरह ही कर रहे हैं। तो आज फिर थोड़ा सा प्लान को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, आज सारे डेरिवेशन कर लेते हैं। आप इनको आराम से क्लास को लीजिए, समझिए हर एक चीज को। अलग एक एक 2-2 क्वेश्चन बीच में मैंने करा दिए हैं, बट मैं उनको काउंट ही नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे करा दिया, ठीक है। आज सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम की डेरिवेशन वगैरह सारे के सारे कर लेते हैं। आप इनको ढंग से समझिए। आज सैटरडे है, सैटरडे का टाइम लीजिए, संडे का टाइम लीजिए, मंडे का टाइम लीजिए। मेरी क्लास होगी ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडे को बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। मेक श्योर करिएगा ट्यूसडे की क्लास आपको समझ नहीं आएगी अगर आज की क्लास में जो जो पढ़ाया गया है, समझाया गया है, आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे, आपने रिवाइज नहीं किया होगा। देखो हमने तो देखो पूरी तैयारी कर रखी है, मैं आपको दिखाई देता हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन किसका है, दैट इज एनसीईआरटी का। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ये जेई मेन का है, जेई मेन का है, जेई मेन का है, जेई मेन का है, जेई मेन का है। ये आईआईटी जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये जेई मेन का है, ये आईआईटी जेई एडवांस का है।
ये भी उसी का IIT JEE एडवांस के 2 क्वेश्चन पैराग्राफ में इकट्ठे आए थे, वो वाले क्वेश्चन है। बट मुझे लगता नहीं कि आज हम यहां तक पहुंच पाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो पहुंचा भी दूंगा किसी तरह से, बट मैं आप लोगों को ओवर बर्डन नहीं करना चाहता कि इतना ज्यादा बर्डन हो जाए कि आप पढ़ ही ना पाए, ठीक है। बट मेक श्योर करिएगा कि आप ट्यूसडे तक क्लास ले लें, रिवाइज कर लें, सारे के सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से समझ लें, ताकि हम जब ट्यूसडे क्लास लेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। बोर्स मॉडल ऑफ एटम पे पूरी क्लास लगा देंगे यार, न्यूमेरिकल्स और बोर्स मॉडल ऑफ एटम पे। समझ तभी आएगी अगर आज की क्लास को अच्छे तरीके से आपने किया होगा। चलिए अगला डेरिवेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। Vn से लिखेंगे, क्या मतलब है, दैट इज Vn, क्या मतलब है इसका, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो इसे V1 बोल देंगे, सेकंड शेल में है V2 बोल देंगे, थर्ड शेल में है V3 बोल देंगे। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की थर्ड शेल में, V2 वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की सेकंड शेल में, V1 वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट शेल में। इसको डिराइव करना है कि ये इसकी वैल्यू आएगी कैसे। क्या आज ही हम लोगों ने पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा NH/2 के। यस सर, ठीक है। ये R की जगह Rn, भाई किस शेल में है रेडियस वो लिख दिया, किस शेल में है इलेक्ट्रॉन वो लिख दिया, ठीक है। क्या मैं यहां से Vn की वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ सर निकल गई, NH/2 m और Rn को उधर ले जाओ, ले गए सर। क्या हम सब लोगों ने पढ़ा है कि Rn अभी अभी पढ़ा है जस्ट, A0 इंटू n² बाय z होता है, हाँ सर अभी अभी डिराइव किया। तो Rn की जगह क्या लिख दूंगा, A0 इंटू n² बाय z। नेक्स्ट पेज पे Vn किसके बराबर आ गया था, NH/2 m Rn की जगह क्या लिख दूंगा, A0 इंटू n² डिवाइडेड बाय z। क्या आपको पता है डिनोमिनेटर को किसी भी चीज से डिवाइड करो तो ऊपर चला जाता है। यस सर। क्या ये एक n से एक n कैंसल आउट हो जाएगा, यस सर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, Vn इज इक्वल टू H/2 m A0 इंटू n इंटू z। ठीक, और देखो बेटा ये इतना सा हिस्सा देखो, ये इतना सा हिस्सा जो है यहां से लेके यहां तक, क्या ये कांस्टेंट है, यस सर। H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। क्या A0 अभी अभी इसकी वैल्यू पीछे पड़ी है, कांस्टेंट थी और वैल्यू भी कितनी थी इसकी, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये पूरा हिस्सा कांस्टेंट है, तो भाई इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी सॉल्व करने पर, इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी सॉल्व करने पर। यस सर, और वो वैल्यू कितनी है मैं बता देता हूं आपको, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला क्या हो गया Vn का, यहां पर तो आ गया 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू z/n, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला एज इट इज आप याद रखेंगे, ठीक है। Vn का मतलब क्या है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की nth शेल में, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की nth शेल में, ठीक। Z का मतलब क्या है सर, वो तो पता ही है, एटॉमिक नंबर, कितनी बार बताओगे एक ही चीज को। n का मतलब पता ही है, शेल नंबर, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई सिंपल सा एक चीज बता देते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करा देते हैं, ठीक है। हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं VH। सर ये VH होता क्या है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम। आपको पता है हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है,
तो क्या Z तो 1 होगा ही होगा, है ना। एटॉमिक नंबर कितना होगा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या शेल भी 1 होगी, है ना, शेल भी 1 होगी, फर्स्ट ही शेल में होगा इलेक्ट्रॉन, यस सर। तो रखो वैल्यू, VH किसके बराबर आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ क्या था Z/N, Z भी कितना 1, N भी कितना 1 मीटर पर सेकेंड, तो VH यही आ गया 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। आपको ये भी पता होना चाहिए, चाहे 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड लिखो या C/137 लिखो, मतलब क्या है सेम। सर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो Vn के फॉर्मूले में जहां पर 2.18 इंटू 10⁻⁶ लिखा हुआ था, वहां पर चाहे VH लिख लो चाहे C/137 लिख लो, यानी कि Vn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या तो VH इंटू Z/N या C/137 इंटू Z/N। ठीक है जी, ये Vn का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव। क्या आपको पता है बेरिलियम 3 पॉजिटिव हाइड्रोजन लाइक एटम है, यस सर। तो वेलोसिटी बेरिलियम 3 पॉजिटिव की किसके बराबर होगी, जितनी हाइड्रोजन एटम की है मल्टीप्लाइड बाय Z/N। क्या Z कितना होगा, दैट इज एटॉमिक नंबर, सबको पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। N शेल नंबर, शेल नंबर कितना है, दैट इज थर्ड शेल लिखा ही हुआ, बस बेटा वैल्यू पुट कर दो। चाहे VH लिखना है VH लिख दो, 2.18 इंटू 10⁻⁶ लिखना है VH की जगह वो लिख दो, C/137 लिखना है वो लिख दो, मर्जी आपकी है। 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z कितना है 4, N कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व तो आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन देखिए, दैट इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इसको जरा अच्छे तरीके से पता क्या लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी दो चीजों के कारण होती है। सर कौन सी दो चीजों के कारण, एक तो इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में मूव कर रहा है, यस सर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के कारण, ठीक है। दूसरा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी। मैंने ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में हो चुकी है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की दो चीजों के कारण होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के कारण जो होगी, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दूंगा। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के कारण जो होगी, दोनों को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, ठीक। क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला यही होगा, हाफ mv², यस सर, ये सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। बट इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है, फाइंड आउट ऐसे करेंगे भाई, क्या हम सब लोगों ने आज ही पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी, के जेड E² बाय RN², वही RN आ जाएगा यहां पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्या एक RN से एक RN कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। क्या बन गया, आप चाहो तो इसे VN भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखना जरा क्या बन गया, mVN² इज इक्वल टू KZE² बाय RN, क्योंकि दो RN थे, एक RN से एक RN क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये आ गया mVN²। अगर हम हाफ mVN² करें,
हाफ एम वी एन स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय 2rn, के जेड ई स्क्वायर बाय 2rn। ठीक है, क्या हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, के जेड ई स्क्वायर बाय 2rn, बस आ गया भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, के जेड ई स्क्वायर बाय 2rn। देख लो यही लिखा है, के जेड ई स्क्वायर बाय 2rn। ठीक बेटा, सारी चीजों का मतलब पता होना चाहिए। के क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जिसका भी आप इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम के अंदर है, हाइड्रोजन होगा तो ये 1 हो जाएगा, हीलियम पॉजिटिव आयन होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आर क्या है, रेडियस ऑफ शेल। ठीक, क्या इस इक्वेशन को मैं 1 मान लेता हूं अपनी रेफरेंस के लिए, क्योंकि आगे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे पता होगा मैं काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है तो ये फिजिक्स का टॉपिक। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स में इंटीग्रेशन अभी तक पढ़ लिया है तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मान लो अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं जो सिर्फ यूज होना है। ठीक है, क्या, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ठीक, और x की पावर n का इंटीग्रेशन, क्या बोला, x की पावर n का इंटीग्रेशन ये होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। जैसे सर x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, n की जगह क्या है 3, x की पावर क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3+1 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना सा बस आपको पता होना चाहिए, n की वैल्यू यहां पर कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक, ये इंटीग्रेशन का साइन है और इंटीग्रेट ऐसे करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होगी तो वो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, उसका इंटीग्रेशन नहीं करते हम। कोई भी चीज मान लो 2, या लिखा होता है 2x की पावर n, तो 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से सुनना। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। पता है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस कहने का मतलब बेचारा न्यूक्लियस यहां पे पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसका घूमने चांद पे गया हुआ है कहीं पे। ठीक, दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक, इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो हालांकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पर दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, यस, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी 0। पोटेंशियल एनर्जी का कारण क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्शन या रिपल्शन। यहां पर अट्रैक्शन हो रही है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो रिपल्शन होती, दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते तो रिपल्शन होती। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मेन कारण क्या है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी के और डिराइव कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, दैट इज, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से पकड़ के उसकी शेल में लेके आऊं, क्या मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, यस सर, वर्क डन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के यहां पे लेके आना पड़ेगा। जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसके साइन के आगे नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द शेल। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, नेगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द शेल, उसी को क्या बोलेंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी। मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसके बराबर होगी, इस नेगेटिव वर्क डन। अच्छा, नेगेटिव ही क्यों बोल रहे हो सर आप, ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्क डन करना पड़ रहा है हम लोगों को लेके आने के लिए, ऑलरेडी एनर्जी 0 है। ठीक है, तो हमें लेके आने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। इस नेगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट शेल। ठीक है, इन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट शेल इन एटम। ठीक है सर, जो भी वर्क डन आएगा
उसके साइन के आगे नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। ठीक है सर, वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है भाई, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्फिनिटी पे है, इसको पकड़ के थोड़ा सा पास लेके आए, इन्फिनिटी से थोड़ा पास लेके आए, तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा? यस सर, उस वर्क डन को लिखूंगा DW। DW का मतलब क्या हुआ? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये इन्फिनिटी पे था इलेक्ट्रॉन, इसको पकड़ के थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास लेके आए। ठीक है, तो थोड़ा सा जो वर्क डन करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा? सर वो तो पता ही है, एक तो फोर्स इनटू जितना डिस्टेंस आप पास लेके आए हो, dr, है ना। थोड़ा dr का मतलब है स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है सर। अगर इसी को पकड़, इस थोड़े को ही पकड़ के थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते करते करते, क्या ये लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा? यहां तक आते हुए पास लेके आए, थोड़ा सा लगा, फिर और फिर और फिर और फिर और फिर और, वो थोड़ा 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 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जब भी स्मॉल वर्क डन निकल जाए, वैसे आप इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे भी आप फिजिक्स में, ठीक है, मैथ्स में भी पढ़ेंगे, मैथ्स का टॉपिक है, फिजिक्स में भी यूज होता है और केमिस्ट्री में भी यूज होता है, बट जनरली सबसे पहले फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, फिर केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत बात होती है और फिर उसके बाद एंड में मैथ्स में। ठीक है, या पढ़ चुके होंगे, मुझे पता नहीं है। ठीक है, वापिस आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर। थोड़ा सा जो वर्क डन लगा, ठीक, अब उसी इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के आप शेल में लेके आएंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा। थोड़ा सा जब वर्क डन निकल जाए, लार्ज अमाउंट निकालना हो तो इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग? इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ क्या है सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। क्या उसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है हम लोगों को? क्या उसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है हम लोगों को? हाँ सर, कितनी बार तो पढ़ा चुके हैं आज ही, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा, दैट इज वर्क डन। मैंने अभी अभी बोला था, जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। Z एटॉमिक नंबर जो भी होगा, हाइड्रोजन होगा तो उसका फिक्स्ड है 1, हीलियम पॉजिटिव आयन होगा, Z2 फिक्स्ड है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी बाहर आ जाएगा। के जेड ई स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? एक तो dr और नीचे आर स्क्वायर। ठीक, क्या आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर की पावर -2? हाँ सर, लिख सकते हो। ठीक है, 1/r स्क्वायर है ना, ये थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते, ये 1/r स्क्वायर है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर की पावर -2? यस सर, लिख सकते हैं आप। क्या अभी अभी पढ़ा था x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n, ये x है ये n है, इंटीग्रेशन क्या था? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। x क्या है? r की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। देखो जरा, क्या ये r की पावर -1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? -1, ये क्या आ गया? -1 बाय r, दैट इज -1 बाय r। ठीक है, कितना आ गया? के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक, माइनस में यही बताया था पोटेंशियल एनर्जी। पीछे देखो, पीछे देखो, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यही बताई थी, इज negative work done in bringing an electron from infinity to that shell in the atom. So potential energy का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दैट इज के जेड ई स्क्वायर, बस वो r की जगह आर एन लिख देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हमें पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला पता चल गया? यस सर, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्या हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला पता चल गया? यस सर, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2rn। सॉरी, दोनों को ऐड कर दीजिए। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लिखा है आप लोगों ने kZe² बाय 2Rn। पोटेंशियल एनर्जी का लिखा है पिछले पेज पे kZe² बाय Rn। देख लो ये लिखा ना kz माइनस kZe² बाय Rn। क्या बेटा इसको सॉल्व करूंगा टोटल वैल्यू यही आ जाएगी माइनस kZe² बाय 2Rn। ठीक है सर। क्या हम सब ने ये पढ़ रखा है कि Rn किसके बराबर होगा A0 इंटू n² बाय Z। यस सर। तो Rn की जगह रख दो, क्या रख दो माइनस kZe² तो ऐसे ही रहेगा 2। Rn की जगह रख दूंगा A0 इंटू n² डिवाइडेड बाय Z। डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा Z से, वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो Z² हो जाएगा। क्यों? Z ऑलरेडी था, Z एक और आया, Z² हो गया। इसी लाइन को आगे लिख रहा हूं En माइनस ke² बाय 2A0 यहां पर Z², यहां पर n²। क्या इस पूरे पोर्शन को ये इतना सा ये जो इतना सा है, इतना सा, क्या इसे कांस्टेंट बोल सकते हैं? यस सर। के कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट ही है, A0 तो आपको पता ही था, बोर्स रेडियस ये भी क्या है कांस्टेंट। ठीक है सर। सर इसकी फिर कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, बिल्कुल इसकी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू यूनिट पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? यूनिट पर डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, अगर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली है तो। ठीक है। मान लीजिए जूल में निकालनी है। थोड़े दिन पहले ही आपको रिलेशन बताया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यानी कि जब भी कोई वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए उसे जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। मान लो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है किलो जूल में। सर जूल में आ चुकी है, किलो जूल में कन्वर्ट करनी है, 1000 से डिवाइड कर दो। पर एटम नहीं निकालनी, पर मोल निकालनी है। पर मोल एक एटम के लिए इतनी है, एक मोल के लिए कितनी होगी? सर Na से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। तो पता वो वैल्यू क्या हो जाएगी? वो वैल्यू हो जाएगी 1312 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है भाई, आपने इसकी जगह ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सारी चीजें रख के दिखा देता हूं। तो En का एक तो फॉर्मूला ये हो गया -13.6 इंटू Z² बाय n²। अगर यूनिट कितना होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक ये फॉर्मूला हो गया -21.8 इंटू 10⁻⁻19 Z² बाय n² जूल पर एटम। अगर किलो जूल पर मोल में रखना है -1312 इंटू Z² बाय n² किलो जूल पर मोल। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है, जरा वो देखो, एक दो पेज पीछे चल के बताते हैं। कहां गया? ये रहा। हाँ ये रहा पेज। ठीक है। क्या ये टोटल एनर्जी है? यस सर, ये टोटल एनर्जी है। और क्या ये जो है, ये देखना, ये इतना सा हिस्सा, ये इतना सा हिस्सा, क्या ये काइनेटिक एनर्जी है? यस। दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? ये पॉइंट याद रखने वाला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस साइन क्या है? नेगेटिव।
दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और देखिए, और देखिए, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है? यस सर। और क्या ये टोटल एनर्जी है? यस सर। दो के माइनस के सेम, जेड जेड सेम, ई स्क्वायर सेम, डिनोमिनेटर में यहां पर हाफ है, डिनोमिनेटर में यहां पर हाफ है, यानी कि अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या यही बन जाएगा? टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल ऑफ द टोटल एनर्जी, डबल ऑफ द टोटल एनर्जी। ठीक, ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। एक और छोटी सी बात आपको बता दें, वो ये रही, बुक्स में यहां पर साइन नेगेटिव लगा होगा। क्या लगा होगा? नेगेटिव। अगर ऐसे ही करता रहूंगा तो सर क्या यहां पर साइन पॉजिटिव आ जाएगा? यस सर। ठीक है, हम यहां पर साइन, सॉरी, यहां पर साइन पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर। ठीक है, हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा था नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, ये पॉजिटिव था, माइनस डब्ल्यू करूंगा तो क्या फिर दोबारा साइन नेगेटिव आ जाएगा? बात तो वही हो गई, बात तो वही हो गई। मैं रिपीट कर देता हूं, बुक्स के अंदर यहां पर साइन नेगेटिव लगा हुआ है क्योंकि वर्क डन लगेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा, अगर माइनस करता रहूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक, ये प्लस आ गया। हम लोगों ने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव में होगी, दोबारा माइनस लगाऊंगा तो यहां पर माइनस आ जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यानी कि घूम फिर के बात तो वहीं पे आ रही है। ये कुछ चीजें थी बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चाहूं तो मैं 1 घंटा और एक क्लास एक्सटेंड कर देता हूं, बट मुझे लग रहा है वो ना एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि यार खत्म करना है टॉपिक तो खत्म करो। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं आपको अच्छे तरीके से समझे, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाए, आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। मेक श्योर करिएगा नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आए, मैं कुछ चीजें टिक कर रहा हूं, ठीक है, वो फॉर्मूले आपके टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए। ठीक है, शुरू से टिक कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सारे न्यूमेरिकल्स उन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ये रहा, टिक करता जा रहा हूं। ये दूसरा ये रहा, ठीक। तीसरा ये रहा, फोर्थ, पूरा पेज ही समझा होना चाहिए आपको। फिफ्थ ये रहा, वही है पिछले पेज जैसा ही है, पता ही है। सिक्स्थ ये रहा, ये कह लो, ये कह लो, ये वैल्यू पता होनी चाहिए ए नॉट की कितनी होती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, जिनके ऊपर हमारी नेक्स्ट क्लास के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ये वी लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से लिख देता हूं ताकि थोड़ा अजीब ना लगे बच्चों को। दिस इज वी एन। नेक्स्ट वी एच पता होना चाहिए पूरा का पूरा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ रिलेशन, और ये तीनों फॉर्मूले, तीनों मतलब ये तीनों फॉर्मूले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, जूल पर एटम में और किलो जूल पर मोल में। ट्यूसडे की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अगर आप इसे समझ के आएंगे तो क्लास बहुत आसान लगेगी।
और अगर ये नहीं समझा होगा तो चीजें थोड़ी मुश्किल लगेंगी ही लगेंगी। मेक श्योर करिएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है। मैं मंडे को भी डाउट ग्रुप में एक्टिव रहूंगा, ताकि अगर आपको कोई इसमें डाउट हो, ठीक है, तो हम आप उसको क्लियर कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों। अच्छा, एक और बात बतानी थी, आज कोई डीपीपी नहीं आएगी, क्योंकि सब थ्योरी थ्योरी पढ़ा ना, आज कोई डीपीपी नहीं आएगी, ठीक।